Good morning, everyone. Welcome to the webinar Mind Your Market conducted by Kotak Securities. Today, we have with us Mr. Sahaj Agrawal, VP Head and Derivatives Research, who will be taking us through the concepts of Mind Your Markets. We have a space on your screen where you can write your questions along with your names, and you have a Q&A session where we'll try to address your questions. Without a further ado, I would like to call Mr. Sahaj Agrawal, VP and Head Derivatives Research, to take it over. Over to you, Sahaj. Good morning, friends, and welcome to this webinar at Kotak Securities. I'm sure आप सबने टॉपिक पढ़ के सोचा होगा कि माइंड योर मार्केट्स क्या है. So basically, I have a strong belief that market is more about the mindset जो हम maintain करते हैं, हमारा market के प्रति analysis कैसा है, और analysis से ज़्यादा हम हमारी खुद की पोजीशंस को मैनेज किस तरीके से करते हैं एज अ ट्रेडर. So that is why keeping the psychological part of the market in consideration, हमने ये टॉपिक डिसाइड किया, माइंड योर मार्केट्स. So once again, welcome so much on a Saturday morning, and we really thank you for participating in this webinar. So moving ahead, हम आज क्या कवर करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर. So my thoughts for investors and traders. So with around 15-17 years of my experience, what have I learned? What are the key things that one should keep in mind, ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त या ट्रेडिंग का डिसीजन करते वक्त, अपना कैपिटल ट्रेडिंग के प्रति एलोकेट करते वक्त. Derivatives and some concepts. Aajkal derivatives is the so to say in and the most glamorous thing in the market. आज आप जहाँ पे भी जाएं, ट्रेडर्स से बात करें, ऑप्शंस की बात हो रही है, ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है, और क्यों ना हो 90% एक्सचेंज का वॉल्यूम आज की तारीख में ऑप्शंस में होता है, तो 85 to 90%. तो इसके लिए वो जानकारी और वो नॉलेज हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है, और उसको इफेक्टिवली हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम आज उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. और तीसरा प्रश्न है जो हम सबके जहन में हमेशा होता है, मेरे में भी रहता है, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ये होता होगा कि मार्केट का आउटलुक क्या है. जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज होता है, और कल आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट था यूएस में, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स को लेके बहुत बड़ी एक डिसीजन या एक उनका डायरेक्शन मिलने वाला था. तो ये रहता ही है कि भाई फ्राइडे को क्या होगा, या वीकेंड पे मार्केट में कैसा रिएक्शन आएगा. सो ना आई मीन वीकेंड तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी ये हमारे मन में कॉन्स्टेंटली रहता ही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमने हमारी कैपिटल, हमारी मूडी अगर मार्केट में लगाई है, तो क्लैरिटी जितनी रहेगी उतना हमको कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना हमको कंफर्टेबल रहेगा. और लास्ट हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें आपके कुछ कंसेप्चुअल डाउट्स, मार्केट रिलेटेड, डेरिवेटिव्स रिलेटेड हम उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे. स्टॉक स्पेसिफिक हम थोड़े प्रश्नों के जवाब कम दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक में उतर गए तो फिर हर पार्टिसिपेंट को हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस जितने हो सके कम पूछें, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ट्रेडिंग के ऊपर आपके कोई डाउट्स हो वो ज्यादा पूछें, तो उनको मैं उत्तर देना ज्यादा सही समझूंगा. सो स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ माय थॉट्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. देखिए, आज की तारीख में हम हर एक एज अ ट्रेडर अलग अलग स्टेज पे होते हैं ऑफ आवर ट्रेडिंग जर्नी. ठीक है, तो जिसमें कई लोग होते हैं जो अभी शायद शुरुआत कर रहे हैं, और कई लोग होते हैं जो काफी साल से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिनको फुल आइडिया है, और फिर वो अपना कैपिटल और इंक्रीज कर रहे हैं, अपना सेविंग्स का पैसा भी इसमें डाल रहे हैं. सो मेरे हिसाब से हर एक इंसान की, हर एक पार्टिसिपेंट की मार्केट में जर्नी अलग होती है, और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी और एग्रेशन को हमको अडॉप्ट करना चाहिए. एक स्टार्टर है, अगर वो फुल एग्रेशन से आके डायरेक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग करेगा, क्या वो गलत है?
इसका कोई सही जवाब नहीं है, पर मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में, अगर वो डायरेक्ट ऑप्शंस में जाएगा तो हो सकता है कि उसको थोड़ी शुरुआत में प्रॉब्लम आए। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी मूडी की थोड़ी आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहता है। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो मेरे हिसाब से आपके सक्सेस के चांस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। इसके लिए द फर्स्ट स्टेप इन माय ओपिनियन इज ऑलवेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। आप इक्विटीज में ट्रेड करें, इक्विटीज में इन्वेस्ट करें। डायरेक्ट जब मैं इक्विटी बोलता हूं मतलब मैं कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप थोड़ा लेवरेज लेके फ्यूचर्स में आ सकते हैं, जहां पे आप मार्जिन पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कैश में अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको, अगर आप 100 रुपए की पोजीशन बना रहे हैं तो आपको पूरी 100 रुपए देने पड़ते हैं। फ्यूचर्स में वही काम आप 25-30% देके कर सकते हैं। तो आप एक लेवरेज का, आपको एक एक एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आता है ऑप्शंस, जहां पे फुल लेवरेज होता है, जहां पे आप 1 या 2% मार्जिन देके 100% की पोजीशन बना सकते हैं। तो क्यों मैंने इसको आगे रखा है एक अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि इसमें आप लेवरेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और आप जब लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं, तब जब तक आप खुद को ये जस्टिफाई ना कर लें कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं, तब तक एक्सट्रीम लेवरेज लेना एक हिसाब से रॉन्ग स्टेप हो सकता है। ठीक है, सिस्टमैटिकली इसको यदि आप ले तो देन इट इज एक्सेलेंट, और इसमें आप एडिशनल अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। एंड देन इज ट्रेडिंग ऑल अक्रॉस, जहां पे आप कैश में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में भी कर रहे हैं, ऑप्शंस में कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, देन यू आर, आप हर एक सेगमेंट में अपने हिसाब से प्रेजेंट है। आपका एग्रेशन और आपका फोकस कोई एक सेगमेंट में ज्यादा होगा, कोई एक में कम होगा, बट वो एक एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सो ये जर्नी मेरे हिसाब से एक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए जरूरी है। आप डायरेक्टली फ्यूचर्स करें, हो सकता है आपको डायरेक्टली सक्सेस भी मिल जाए, हो सकता है ट्रेडिंग आपके आपके फितरत में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली आपको खुद की पहचान करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, किस टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, और उस हिसाब से आपको आपकी जर्नी चालू करनी है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप मेरे पास एक कोटक सिक्योरिटीज के पास आए और आपने, आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है कि भाई आप लेके होल्ड करते हैं, और फिर आप ये आपका स्टाइल है, बेसिकली ये आपकी फितरत है, ये आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। पर अचानक से आपने फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग चालू कर दी, ऑप्शन बेचा, लिया, इंट्राडे करना चालू कर दिया। हो सकता है पैसा बने, हो सकता है पैसा नहीं बने, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चीज है, पर यहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट, वो स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। सो ये चीजों का ध्यान रखना है। ये ऑनेस्टली इस प्रश्न का उत्तर ना आपका आरएम आपको दे पाएगा, ना मैं दे पाऊंगा। ये आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं किस टाइप का मार्केट पार्टिसिपेंट हूं। आप ट्राई कीजिए हर एक सेगमेंट, फ्यूचर्स भी ट्राई कीजिए, ऑप्शंस भी ट्राई कीजिए लो एग्रेशन के साथ। फिर आपको जब समझ में आ जाए तो जो सेगमेंट आपको सूट करता है उसमें आप आपका एग्रेशन और कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय कीजिए, सो द चांसेस ऑफ योर सक्सेस विल बी वेरी वेरी हाई। मूविंग अहेड, आज की तारीख में ये एक टिपिकल मार्केट पार्टिसिपेंट का माइंडसेट है, जहां पे ब्रोकर आपको एडवाइस दे रहा है, आपका डीलर आपको एडवाइस दे रहा है, आपका खुद का फ्रेंड सर्कल है जो आपको एडवाइस दे रहा है, फिर आप बिजनेस चैनल्स देख रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में तेजी मंदी, कौन सा स्टॉक बाय करे, कौन सा स्टॉक बेचे, इसके इतने सारे इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हो गए हैं आज की तारीख में कि सही इंफॉर्मेशन कौन सा है, कौन सा नहीं है, उसको सेपरेट करना बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं तो क्या होता है कि हम हमारा डिसीजन लेने के बाद डाउट करने लगते हैं कि भाई ये मैंने सही किया कि नहीं किया। ये नहीं होना चाहिए। अगेन, ये इज इन लाइन विद द फर्स्ट और द अर्लियर स्लाइड जो मैंने आपको बताया। यदि आपको पता रहे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको किस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाना है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को आप किस हिसाब से डिप्लॉय करने वाले हैं। और मार्केट में जो इतनी सारी नॉइज होती है, हम इसको नॉइज बोलते हैं, जहां पे आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसमें रियल और रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सा है, किसको सिलेक्ट करें, किसको पिक करें, उसमें कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, राइट। सो दिस ऑल्सो
इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि हम नॉइज को इंफॉर्मेशन से कैसे सेपरेट करें, और उसके लिए आपको आपका अप्रोच डिफाइन करना जरूरी है। हमको ये जानना है कि मैं इन्वेस्टर हूं जहां पे फंडामेंटल एनालिसिस पे मैं ज्यादा बिलीव करता हूं, और मेरा 80% डिसीजन मेकिंग फंडामेंटल एनालिसिस पे होगा, या फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स पे होगा जो कोटक सिक्योरिटीज जैसी ब्रोकरेज हाउस आपको प्रोवाइड करती है, या आप टेक्निकल, डेरिवेटिव या क्वांटिटेटिव मॉडल बेस्ड एनालिसिस के ऊपर जाके अपना डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, राइट? इनका मिक्स मैच हो सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप फंडामेंटल भी यूज कर रहे हैं और टेक्निकल भी यूज कर रहे हैं, दैट इज परफेक्ट। ऑन द कॉन्ट्री, इन माय ओपिनियन, वो आपको सक्सेस के चांसेस ज्यादा देता है। बट पर से एज अ नेचर आपको ये जानना है कि इन विच सेगमेंट आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, और क्या आपका बेस है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्योंकि कभी आप फंडामेंटल इन्वेस्टर बन जाएंगे, कभी आप ट्रेडर बन जाएंगे, वो एक सही अप्रोच नहीं है मेरे हिसाब से। अक्सर हम एक 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 बहुत मजाक के रूप में कहते हैं कि जो पोजीशन अटक गई वो लॉन्ग टर्म हो गई, जो पोजीशन प्रॉफिट में है वो ट्रेडिंग की हो गई। ठीक है, ये कहना बहुत आसान है, कर लेना बहुत आसान है, बट क्या ये गलत है? मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये गलत है। क्योंकि उस केस में हम क्या करते हैं कि लॉस मेकिंग पोजीशंस हमारे पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं, जबकि हमने एक्चुअली उनको ट्रेडिंग के लिए लिया था, और जो पोजीशंस हमारे थोड़े प्रॉफिट में आते हैं उनमें हम बुक कर लेते हैं, जबकि शायद उनकी पोटेंशियल अपसाइड कहीं और ज्यादा होती है। तो स्ट्रैटेजी को बीच में बदल लेना अपनी पोजीशंस के फेवर में, वो एक मिस्टेक है जो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में गलत तो क्या होता है इसमें, बेसिकली आपको जो आपका रिटर्न है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो शायद आपको ना मिले। सो द आइडिया इज कि बीच में अपनी स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल बीच में ना बदलें। कभी इन्वेस्टर बन जाते हैं, कभी ट्रेडर बन जाते हैं, वो काम मत कीजिए। आप दोनों भी बन सकते हैं। उसमें आप ये कीजिए कि आपकी कैपिटल को डिवाइड कर दीजिए कि भाई इतना पैसा मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहा हूं और इतना मेरा कैपिटल मैं ट्रेडिंग में लगाने वाला हूं। सो दैट विल गिव यू क्लैरिटी, और दैट विल गिव यू समथिंग विच इज जस्टिफाइबल एंड अकाउंटेबल टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि हाँ मैंने इतना काम किया। और आप अपने आप को अपने अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी को या अपने एडवाइजर को एक हिसाब से आप गेज कर पाएंगे कि भाई आप किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया, हमने टॉपिक लिया था माइंड योर मार्केट्स। तो इसमें मेरे हिसाब से मार्केट में ऑब्वियसली पैसा है तब आप मार्केट में प्रेजेंट हैं। पैसे का कोई कैपिटल का कोई डेफिनेशन नहीं है। 10,000 के भी इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं जिनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स है, और करोड़ों में भी क्लाइंट्स जो आते हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑफरिंग्स और प्रोडक्ट्स होती है। सो द साइज ऑफ द मनी obviously does make a difference, but that is not the key. The key is the method, जो आप मेथड फॉलो कर रहे हैं आपके ट्रेडिंग में। और दूसरा, कठिन परिस्थितियों में आप डिसीजन मेकिंग में कितने क्विक हैं, आपका माइंड कितना रिस्पॉन्सिव है डिसीजन मेकिंग में। खास करके जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो मेथड और माइंड बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज अगेन इन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वन मिस्टेक इन डेरिवेटिव्स कैन take away 2-3 months of your hard work to generate returns. तो इसके लिए तीनों का इंपॉर्टेंस है। Money obviously is a basic requirement, but having a right method and sticking to that method for which there is discipline required in the mind is extremely important. ये तीन चीज बहुत जरूरी है, तभी आप सस्टेनेबल बेसिस पे डेरिवेटिव्स में काम करके अपना ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ पाएंगे एंड उसको अचीव कर पाएंगे। बिकॉज देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी रहने ही वाली है, मार्केट में अनसर्टेनिटी रहने ही वाली है। आज मुझे तेजी लग रही है, आज आपको मंदी लग रही है। हर एक भाव पे बायर होता है, सेलर होता है, तब जाके ही मार्केट होता है। पर ये चीज, सब चीज को साइड में रख के अपने क्लैरिटी माइंड के साथ अगर आप एक मेथड फॉलो करेंगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, तभी आप कंटिन्यूस बेसिस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज है जो शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, बट इसको सामने लाके इस सिंपल चीज को थोड़ा एम्फसिस करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। इसके लिए हमने ये एस्पेक्ट को भी आज थोड़ा हाईलाइट किया है।
अब देखिए डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं मार्केट में, जहां पे आप इन्वेस्टर हो सकते हैं या आप ट्रेडर हो सकते हैं। अब इन दोनों के लिए इन दोनों के पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर की पहले बात करते हैं, तो आप मोस्टली फंडामेंटल ओरिएंटेड होंगे कि ओके एक कंपनी है जो फंडामेंटली इनमें इसमें ग्रोथ है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपका एक डिसीजन आप उसके बेसिस पे करेंगे। प्लस इसका टाइम फ्रेम लंबा होता है। आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कम से कम टाइम फ्रेम हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 3 साल भी हो सकता है, राइट। सो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम रिलेटिवली ट्रेडिंग से थोड़ा लंबा होता है। देन आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, उनके पास्ट डिसीजंस का बेनिफिट कस्टमर्स को मिला है कि नहीं मिला है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये कंपनी तो इन्वेस्टर को कभी पैसा बनाने ही नहीं देती है। वो क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि कितना भी अच्छा हो जाए सेक्टर, पर वो जो मैनेजमेंट है वो डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिससे इन्वेस्टर को बेनिफिट ना हो। और कई कंपनीज ऐसी हैं जो इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि छोटी से छोटी अगर उनके प्रति इंक्वायरी आती है रेगुलेटर के तरफ या कोई कंप्लेन होता है, वो अपने इन्वेस्टर्स को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, राइट। सो दैट इज द ऑनेस्टी एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहां पे एज एन इन्वेस्टर, एज अ पार्टिसिपेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा लीनियंट हो सकता है। जब मैं लीनियंट बोलता हूं इसका मतलब क्या, जैसे सपोजिंग एक एग्जांपल यदि ले तो आप सपोजिंग आप मेटल में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और फिलहाल के लिए जैसे हिंडाल्को का स्टॉक है वो करेक्ट होके अभी कुछ टाइम पहले 5-7% करेक्ट हो गया था। सो एज एन इन्वेस्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मार्केट का ध्यान तेजी का है या आपका एडवाइजर या कोटक सिक्योरिटीज आपको बोल रहा है कि नहीं मार्केट में अभी भी तेजी है और हिंडाल्को में अभी भी अपसाइड है, जहां पे हमारा टारगेट ऊपर का है, तो आप उसमें कोई डिसीजन ना ले और वो पोजीशन को पकड़ के रखे, दैट इज फाइन। बट नाउ द रियल गेम कम्स इन एज अ ट्रेडर। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर या कोई डेटा के ऊपर, ठीक है। आपका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट होता है, जहां पे हो सकता है आपका टाइम फ्रेम 1 घंटे का है या 2 दिन का है या 1 हफ्ते का है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम एज अ ट्रेडर। वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप उसका आपका डिसीजन मेकिंग चार्ट्स के ऊपर होता है, आपका डिसीजन मेकिंग कोई क्वांटिटेटिव मॉडल के ऊपर होता है, जहां पे आपने नंबर क्रंचिंग करके एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, जहां पे आपको लग रहा है कि भाई ये भाव अगर टूटा तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है और इतना रिस्क में लेने को तैयार हो। इस केस में आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी टाइम फ्रेम ले, आप इंट्राडे ले, पोजिशनल ले, दैट डजंट मैटर, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप यदि देखेंगे इन्वेस्टिंग जो आपके लेफ्ट साइड पे है और ट्रेडिंग जो आपके राइट साइड पे है, दोनों में टाइम फ्रेम का फर्क है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फर्क है, रिस्क मैनेजमेंट पे फर्क है। तो आप इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल्स ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते हैं, ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते हैं, राइट। ये चीज हमको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यदि हम कोई पोजीशन ले रहे हैं तो हम किस हिसाब से ले रहे हैं। मेरा अगेन एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं यूजुअली कोई भी ट्रेड लेता हूं तो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूं कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहां तक मैं ये टारगेट मेरा एंटिसिपेटेड टारगेट है, और तो ये मेरे पैरामीटर फिक्स कर लिए मैंने। अब यदि पोजीशन मेरे फेवर में जाती है तो बहुत बढ़िया है, ऑब्वियसली इट इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। बट यदि मेरे फेवर में नहीं जाती है, उसके बाद में मेरे को यदि सोचना भी है तो भी मैं मेरे रिस्क पैरामीटर्स जो मैंने ट्रेडिंग के पहले डिसाइड किए थे उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। वो एक बार अगर स्टॉप लॉस हो गया, काट दो। अगर आपको दोबारा लेना है, दोबारा लेने में आपको मार्जिनल खर्चा लगता है, आपको दोबारा आपके ब्रोकर को फोन करना पड़ता है। बट इतना है कि पोजीशन एक बार आपने काट ली तो आप एक कंफर्टेबल माइंडसेट से दोबारा डिसीजन लेने के माइंडसेट में होते हैं। अगेन मैं माइंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, इट इज ऑल अबाउट द माइंड, कि आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, मुझे कन्विक्शन है, मैं ये दोबारा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं हिस्ट्री में, आपने भी पता है बिना नाम लिए, जो जिनकी कीमत
90% से गिर गई और आपने वो शायद ट्रेडिंग के लिए ली थी पोजीशन, फिर वो इन्वेस्टमेंट की बन गई, क्योंकि आपने जब आपका पोजीशन आपके अगेंस्ट गई तब आपने एक डिसीजन नहीं लिया जो शायद इनिशियली आपने डिसाइड किया था कि ये भाव के नीचे में कटेगा तो मैं काट दूंगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि वो जो थोड़ी सी आज की तारीख में तो ट्रेडिंग की ब्रोकरेज भी रिलेटिवली कम हो गई है कि वो ब्रोकरेज के चक्कर में मैं अपने मूडी के ऊपर रिस्क ज्यादा डालूं। सो दैट इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। अगेन इन माय एक्सपीरियंस, क्विट योर पोजीशन वंस, डिसाइड अगेन, इफ यू आर कन्विंस्ड जंप इन, वापस ले लीजिए, बट आपके डिसिप्लिन को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन यदि आप ब्रेक करेंगे तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स a bad experience, which is not something that we want हमारे valued customers and traders to have. So as a trader I would suggest risk management बहुत जरूरी है और इसको सबसे ज्यादा फोकस में रख के हमको ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ना है। मुझे मेरे एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने बताया था, there's a quote in English, to play the game you have to be in the game। मतलब यदि आपको मार्केट में रहना है तो आपको वहां पे प्रेजेंट रहने का, आपको आपकी कैपिटल को उतना ही रिस्पेक्ट करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए मैं रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूं, खास करके जब हम ट्रेडिंग में और खास करके जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। सो अगेन आप समझ ही गए होंगे कि मेरा फोकस डिसिप्लिन के तरफ बहुत ज्यादा है, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बहुत ज्यादा है, और ट्रेडिंग मेथड और सिस्टम एक फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप ट्रेडिंग यदि कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए एक स्टॉक में आप कितना एक्सपोजर लेंगे, एक बार में आप ट्रेडिंग पोजीशन कितनी बना के रखेंगे। ये नहीं कि आपको एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है तो आपने उसमें आपकी ट्रेडिंग कैपिटल का 80% डाल दिया, बाकी स्टॉक में सिर्फ 20% डाला। ट्रेडिंग यदि आप कर रहे हैं तो आप इक्वल एक्सपोजर लेके इक्वल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। 100% श्योरिटी नहीं होती है कि ट्रेडिंग में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा या एक रिकमेंडेशन में, पर यदि आप 10 में से 6 या 7 ट्रेड में सक्सेस पाते हैं तो यू आर अ गुड ट्रेडर, राइट। यदि आपको कोई स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको आपके इन्वेस्टमेंट के कैपिटल में डाल दीजिए, बट ट्रेडिंग वाले कैपिटल में अनइक्वल, मतलब एक स्टॉक में एग्रेसिव, दूसरे स्टॉक में कम एक्सपोजर इज नॉट वेरी एडवाइजेबल यूजुअली। ओके, यूजुअली अगेन मेरा एक पॉइंट है, दीज आर नॉट ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स जो लिखे हैं, दीज आर ऑल माय एक्सपीरियंसेस and my interactions with client over a period of year where we've seen successful traders, what are the patterns that they follow, mistakes that few traders make, and then we're trying to sum it up and present it to you so that we can learn out of the experiences that we have acquired over a period of time. तो जैसे हम कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मेरा नेचर क्या है, मैंने आपसे क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था कि ये जानिए कि आप क्या हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं। मुझे 20 दिन 25 दिन महीने के ट्रेड्स लेना अच्छा लगता है। ये इन्वेस्टमेंट बेट्स नहीं है, ट्रेड्स लेना अच्छा लगता है। मैं उनमें मल्टीपल पैरामीटर्स देखता हूं, मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता हूं। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, मार्केट आउटलुक क्या है, सबसे पहले मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट आउटलुक क्या है। यदि मेरे को मार्केट आउटलुक की क्लैरिटी नहीं होती है तो भले कोई भी अच्छा स्टॉक हो, मेरे को उसमें पोजीशन लेने में हिचक होती है। फिर मैं क्या करता हूं, जहां पे मुझे एग्रेसिव पोजीशन लेनी चाहिए मैं कंजर्वेटिव पोजीशन ले लेता हूं। फिर वो सेक्टर और स्टॉक्स में मेरा आउटलुक कैसा है, कि आईटी सेक्टर में मेरा ध्यान तेजी का है कि नहीं है, या मेटल में मेरा क्या ध्यान है, जो भी सेक्टर में कंसिडर कर रहा हूं। फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का टेक्निकल सेटअप कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। अगर मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो क्या मुझे 15 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए मिलने की उम्मीद है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। फिर मुझे कितना एक्सपोजर लेना है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और फिर एक बार पोजीशन लेने के बाद मैं पोजीशन को मॉनिटर करता हूं कि मुझे अगर अचानक से मेरा मार्केट आउटलुक बदल गया या मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है या स्ट्रॉन्ग एनालिसिस बोल रहा है कि नहीं मुझे मेरा एक्सपोजर कम कर देना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं। तो ये एक प्रोसेस है जो मैं एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर सहज अग्रवाल फॉलो करता हूं, क्योंकि मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोसेस अपने लिए सेटअप कर दिया है। आपके लिए प्रोसेस हो सकता है, ये सपोजिंग एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए यदि हम देखने जाए, ठीक है, यही प्रोसेस को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए,
तो वहां पे आपको मार्केट आउटलुक नहीं चाहिए 1 महीने का 2 महीने का, वहां पे आपको चाहिए 2 दिन का सेटअप कैसा लग रहा है बाजार का, इंटरनेशनल मार्केट्स कैसे हैं, इंट्राडे में मार्केट सुबह में खुलते हुए कितना मूवमेंट दिया है। फिर आप यदि बोलेंगे कि चलो आज बैंकिंग एक्शन में है, तो बैंकिंग में कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, क्या प्राइवेट पे फोकस है आज मार्केट का या पीएसयू पे है, फिर आपको जो स्टॉक पे ट्रेड करना है उसका टेक्निकल सेटअप कैसा है, यदि आपने ट्रेड डिसाइड कर लिया तो उसमें आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, एक्सपोजर वैल्यू कितना लेंगे, ये मेरे हिसाब से पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए। तो ताकि आपको ट्रेडिंग आवर्स के बीच में ये नहीं सोचना पड़े कि हर पोजीशन आपको कितने साइज की लेनी है। और ऑब्वियसली एक पोजीशन लेने के बाद हम उसको मॉनिटर तो रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं। सो दीज आर द स्टेप्स दैट वन हैज टू फॉलो। एक इंट्राडे ट्रेडर भी ये कर सकता है, एक इन्वेस्टर भी ये कर सकता है, और एक पोजिशनल ट्रेडर भी ये कर सकता है। सो दीज आर जेनरिक। इसमें हो सकता है कुछ आप एक पॉइंट ऐड करें, कुछ रिड्यूस करें, बट एक ब्रॉड जनरल रोड मैप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं करता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नाउ मूविंग अहेड, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है, कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूं। अब मेरे हिसाब से स्टॉक्स में 3 स्टेप्स होते हैं यदि आप जब कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। और हर एक स्टेज में जहां पे आप बाय करते हैं वो आपका रिस्क डिफाइन करता है। जैसे ये एक चार्ट मैंने आपके सामने रखा है वेदांता का, ठीक है। अब वेदांता में आप देखिए रिसेंटली बहुत बड़ा एक करेक्शन आया था, ठीक है, और मेरे को काफी क्वेरीज आई कि हम लोग ने 330 पे 340 पे स्टॉक बाय कर लिया है, क्या करें। 340 पे बाय करना अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन थी जहां आप हाई रिस्क, जो आप देखेंगे मैंने रेड कैटेगरी में मार्क किया है, आपने हाई रिस्क में बाय किया है उस स्टॉक को, ठीक है। तो दोबारा आई एम सॉरी टू स्किप, बेसिकली हर एक स्टॉक के 3 कैटेगरी होते हैं। एक आप वैल्यू जोन में बाय करते हैं जहां पे आपका रिस्क मिनिमम होता है, एक आप मोमेंटम में बाय करते हैं जहां पे स्टॉक चलने लगा है और फिर आप एक चलते हुए स्टॉक में उसके और मूवमेंट पे मोमेंटम ट्रेडर की तरीके से पोजीशन ले रहे हैं, और एक होता है जहां पे एकदम स्टॉक चल चुका है, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां जाके आप पोजीशन अपनी बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो वेदांता एज अ स्टॉक नथिंग बैड, द स्टॉक इज गुड, बट आप किस स्टेज पे उसको बाय कर रहे हैं और किस स्टेज पे यदि मैं बोलता हूं तो उसके वैल्यू जोन से वो कितना दूर जा चुका है, आप उस हिसाब से उसको कब बाय कर रहे हैं वो आपका उस पर्टिकुलर ट्रेड का रिस्क डिफाइन करेगा। जैसे मैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर हाई रिस्क में इस कैटेगरी में स्टॉक को कभी नहीं बाय करूंगा, कभी नहीं बाय करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है रिस्क अपॉर्चुनिटी एन अपॉर्चुनिटी लेफ्ट इज ओके, बट यदि वो स्टॉक इतना चल चुका है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में नहीं है तो मैं क्यों उसमें पोजीशन बनाऊं। मोमेंटम में मैं लूंगा पर मैं अपनी सिर्फ 50% पोजीशन उसमें इनिशिएट करूंगा। वैल्यू में मेरे को जितना लेना है, जब वो स्टॉक वैल्यू जोन में होगा मैं टोटल कैपिटल उसमें लगा दूंगा, राइट। सो दैट इज द प्रोसेस एंड द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। सो इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है, 330 340 पे वेदांता वाज इन अ हाई रिस्क सिचुएशन, ठीक है। मोमेंटम आई वुड मे बी से 300 310 I would have actually bought the stock, and now that it is corrected, when traders are actually stuck up in their position, is the best time for me to actually buy the stock, ठीक है। तो इनिशियली भी जब ये करेक्शन नहीं आया था तब भी बहुत क्लियर था कि ये स्टॉक को 310 के नीचे ही एग्रेसिवली बाय करना है, राइट। 310 के नीचे ये गया, ये 270 तक गया, बट एज अ पोजिशनल ट्रेडर इसने मेरा कोई रिस्क पैरामीटर तोड़ा नहीं। 265 270 का मेरा इसका पोजिशनल सपोर्ट था, तो मैं ये पोजीशन में फिलहाल के लिए अभी भी बना हुआ हूं एज अ पोजिशनल ट्रेडर। अब हम इसका उल्टा साइड देखते हैं। सपोजिंग आपने जब ये स्टॉक 330 370 पे था तब आप एज अ इंट्राडे ट्रेड आपने इसको लिया, लेने में कोई गलत नहीं है। हो सकता है ये तो आज करेक्शन आया, हो सकता है स्टॉक 360 तब चला गया होता, आपने पैसा बना लिया होता, बहुत अच्छा, बट ये करेक्ट हुआ। अब आपका इंट्राडे ट्रेड, यदि आपने आपका रिस्क सही तरीके से नहीं मैनेज किया तो अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां आप सिर्फ जवाब ढूंढ रहे हैं और इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि उस इंट्राडे पोजीशन का आप क्या करें। अब आप एक फोर्सफुल पोजिशनल इन्वेस्टर इस स्टॉक में बन गए, राइट। तो ये एक एग्जांपल मैंने जानबूझ के बताया है जस्ट टू से कि ये एक रियलिस्टिक लोगों के साथ फिलहाल में हुआ है, एंड हाउ शुड वी टैकल दिस सिचुएशन इज the only answer that we have to this is to maintain your risk management as per the category of the trade that you've taken। जिस टाइप का आपने ट्रेड लिया है उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आप सिर्फ अंधेरे में जवाब ढूंढेंगे और आपको वही जवाब मिलेगा कि अभी आपको वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं इंडिगो का। जैसे इंडिगो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, और मार्केट के आउटलुक और सेक्टर के आउटलुक, और सेक्टर में तो मैं मिड कैप ही बोलूंगा इसको, और स्टॉक के आउटलुक के हिसाब से मेरे हिसाब से ये वैल्यू जोन में था, ठीक है। तो यहां पे हमने एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया था जहां पे हमने 1660 1670 पे इसको बाय दिया था, और क्योंकि हमारा पोजिशनल ट्रेड था, हमारा इसमें स्टॉप लॉस भी पड़ा था 1420 का, और टारगेट भी हमारा बड़ा है इसमें 1900 2000 का है। तो ये मैंने बाय किया वैल्यू जोन में, ठीक है, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि मुझे इस स्टॉक में यहां पे वैल्यू दिख रही है एज अ पोजिशनल ट्रेडर। फिर कुछ इसमें न्यूज आई, फिर इसमें आई थिंक रिजल्ट भी आया, इसका मार्केट शेयर की डिटेल्स आई, और ये स्टॉक चलना चालू हो गया। अब ये मोमेंटम जोन में आ गया है, ठीक है, जहां पे इसने जो मेरा वैल्यू जोन था उसको क्रॉस करके चलने लगा है, ठीक है। तो मैंने बेंचमार्क रखा है कि मेरे वैल्यू जोन से 5% ऊपर तक मैं उसको मोमेंटम जोन में ट्रीट करता हूं, जहां एज अ ट्रेडर मैं इसमें फिर भी पोजीशन बनाने को रेडी हूं। बट सपोजिंग इस स्टॉक का भाव कल उठ के हो गया 1850, फिर आई विल नॉट बी कंफर्टेबल टेकिंग अ वेरी बिग पोजीशन इन द स्टॉक, बिकॉज मेरा इसमें वैल्यू जोन निकल चुका है, मोमेंटम जोन क्रॉस कर चुका है। नाउ इफ आई वर टू ट्रेड, आई विल ओनली बी ट्रेडिंग इट एज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जहां पे हो सकता है मैं इसमें इंट्राडे या एक दो दिन की पोजीशन बनाऊं, एंड विद अ वेरी वेरी स्टिक स्टॉप लॉस इन नेचर। तो जैसे मैंने जो कलर भी इस हिसाब से दिया है कि ग्रीन में आपका रिस्क मैनेजमेंट रिलैक्स्ड होता है, येलो में थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होता है, रेड में जहां पे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। नाउ ये हो गया, हमने क्लाइंट्स ने क्या, या हमने एज अ ट्रेडर क्या गलती की होगी वेदांता में, इंडिगो में हमने क्या किया, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि जैसे एसबीआई अभी एक वैल्यू जोन में है जहां पे हमको 380 का बहुत बड़ा सपोर्ट लग रहा है, स्टॉक अभी 411-12 पे चल रहा है, तो हमको लग रहा है अभी ये वैल्यू जोन में, तो यहां पे हम इस पे स्टॉक को लेने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। हमारा इसमें ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल टारगेट भी ऊपर की तरफ का है, स्टॉक में रिस्क लेने जैसा है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसके लिए हमने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया है, और हम कंफर्टेबली इस पोजीशन को अभी लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि हमको आज सच कोई मार्केट का आउटलुक को लेके, सेक्टर को आउटलुक को लेके कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। सो अ मिस्टेक, व्हाट हैपेंड गुड विद अस, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ये तीन चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है जस्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस के किस हिसाब से हर एक ट्रेड का अलग अलग टाइप के ट्रेड मार्केट में प्ले आउट हो सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गया अभी तक एज ए ट्रेडर की बात। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के ट्रेडर बताए हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल्स बताए हैं, रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको थोड़ा बताया है किस हिसाब से होना चाहिए। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द डेरिवेटिव सेगमेंट, जहां पे वी विल बी टचिंग अपॉन सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि आज की तारीख में हम डेरिवेटिव्स के बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं, वॉल्यूम वहां पे हो रहा है, एंड आज की तारीख में सोशल मीडिया इज आल्सो वेरी एक्टिव, वेयर यू गेट सो मेनी रिकमेंडेशंस ऑन डेरिवेटिव्स। बट वन थिंग अगेन विद माय एक्सपीरियंस आई एम वेरी क्लियर ऑफ, नो डेरिवेटिव्स बिफोर डूइंग डेरिवेटिव्स। पहले डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ लीजिए और फिर डेरिवेटिव्स कीजिए। कैश में यदि आपको फिर भी, कैश में बहुत ज्यादा एक्चुअली समझने को नहीं होता इक्विटी सेगमेंट में, बिकॉज उसमें ट्रेड्स रादर सिंपल होते हैं, जहां आपको पता है आपने कोई स्टॉक की डिलीवरी ली है। बट डेरिवेटिव्स में द डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट, the dynamics are very very volatile, and the decision making process has to be very very quick। यहाँ पे रिएक्शन का टाइम इज वेरी क्विक, और आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि यदि आप डेरिवेटिव्स में कितना आप इसमें डेरिवेटिव्स को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर पाएंगे आपके ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। तो जब भी हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, सिंपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेवरेज। यहां पे आप लेवरेज पे काम कर रहे हो, जहां पे आप 25% लगा के 100% की पोजीशन कर रहे हो फ्यूचर्स में। ऑन एन एग्जांपल, जब आप इंडेक्स कर रहे हो तो आप 12 से 14% का कैपिटल लगा रहे हो 100% का काम करने के लिए, और जब आप ऑप्शंस का काम कर रहे हो आप 2-3% की मूडी लगा रहे हो 100% का काम करने के लिए। सो सिंपल है, देखिए जहां पे 100% का एक्सपोजर है वहां पे सिर्फ 25% की मूडी है, तो रिटर्न तो आपको आपके एक्सपोजर पे मिलेगा,
क्योंकि आपका स्टॉक हिलेगा ऊपर 5%, नीचे 5%, 100 रुपए के हिसाब से। पर आपका जो मूडी है वो आपने यदि 25% लगाया है, तो उसमें आपका रिस्क और रिटर्न काफी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, राइट? तो इसके लिए हम डेरिवेटिव्स को समझने के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, और समझ के करना इज द बेस्ट स्टेप दैट वी कैन टेक। देन कम्स व्हाट आर द यूजेस। आप डेरिवेटिव्स को क्या क्या चीज में यूज कर सकते हैं? सो वन इज स्पेकुलेशन। आई वुड से स्पेकुलेशन इज ट्रेडिंग जो हम करते हैं, या हम कैलकुलेटेड रिस्क जो लेते हैं, दैट इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। देन इज आर्बिट्राज, जहां पे हम कई बार मिस प्राइसिंग का एडवांटेज लेते हैं। आज की तारीख में इतने एग्रेसिव सिस्टम्स ट्रेडिंग हो गए हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली कम मिलती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स इज हेजिंग, जहां पे हमको कभी लगता है कि भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो हम हमारे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इट्स लाइक बाइंग इंश्योरेंस फॉर योर पोर्टफोलियो। सो दैट इज व्हाट हेजिंग इज ऑल अबाउट। सो डेरिवेटिव्स में बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्यूचर्स होता है और ऑप्शंस होता है। और ऑप्शंस के अंदर कॉल ऑप्शंस होते हैं और पुट ऑप्शंस होते हैं। तो दीज आर द बेसिक टू इंस्ट्रूमेंट्स जो आप डेरिवेटिव्स के अंदर यूज करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर्स इज मोर नियरर टू ट्रेडिंग इन कैश, जहां पे आप लेवरेज पे काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं लेवरेज पे। सो दैट इज मोर ऑन द फ्यूचर्स पार्ट of trading. And then comes options, jahan pe you are playing a more leveraged game, where the risk and reward formula is totally different. So we'll just walk through, हम इन दोनों को briefly थोड़ा एक understand कर लेते हैं। So futures में कैसा रहता है पे ऑफ, या फ्यूचर्स का प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे देखते हैं? इसको एक हम सिंपल कैश के एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। आपने कोई एक स्टॉक लिया 100 रुपए का, वो चल गया आपका, सपोजिंग स्टॉक 5% ऊपर चल गया, तो आपकी मूडी थी 100 रुपए की, आपको 100 रुपए का गेन हो गया। आप 5% चल गई तो आपको 5% का गेन हो गया, तो आपका टोटल रिटर्न आपको सिंपल दिख रहा है 5% का। अब सिमिलरली जब आप फ्यूचर्स कर रहे हैं, तो यही रिटर्न आपने सिर्फ 25% की मूडी लगा के किया है। तो 100 रुपए का एक्सपोजर लिया है आपने 25 रुपए लगा के, और उसमें आपको 100 रुपए पे 5% कमाने को मिले हैं, बट एक्चुअली आपका कैपिटल डिप्लॉयड सिर्फ 25 रुपए है। तो एक्सपोजर पे भले आपने 5% कमाया है, पर आपकी मूडी पे आपने एक्चुअली 20% रिटर्न कमाया है। सिमिलरली अगर वो 5% गिर जाता है, तो आपने आपके एक्सपोजर पे 5% खोया है, बट मूडी पे जो 25 रुपए की मूडी लगाई थी आपने, उस पे आपको 5% का, 5 रुपए का, यानी 20% का नुकसान हो रहा है। सो दिस इज हाउ द लेवरेज प्लेज, ठीक है। और फ्यूचर्स का मूवमेंट प्योरली कैश के मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर कैश 5 रुपए ऊपर जाएगा तो फ्यूचर्स भी 5 रुपए ऊपर जाएगा, अगर कैश 5 रुपए नीचे गिरेगा तो फ्यूचर्स भी 5 रुपए नीचे गिरेगा। तो मोटा मोटी इनका मूवमेंट सिमिलर लेता है, ठीक है। तो इसके लिए यदि आप लॉन्ग करते हैं, जो ऊपर वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, उसमें यदि आप लॉन्ग करते हैं, तो जब आप बाय करते हैं, तो जैसे स्टॉक का भाव ऊपर जाता है आपका पैसा बनता है, और जैसे स्टॉक का भाव नीचे जाता है तो आपका नुकसान होता है। सिमिलरली जब आप शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करना यानी मंदी करना, जब आप मंदी करते हैं तो जैसे स्टॉक का भाव गिरता है उसी हिसाब से आपका फ्यूचर्स में पैसा बनता है। जब आप जब आप शॉर्ट करके स्टॉक आपके अगेंस्ट जाता है, तब जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है उतना आपका पैसा आपको नुकसान हो रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मूवमेंट, यानी कि जिस हिसाब से अंडरलाइन मूव करेगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से डिसाइड होगा, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अब कॉल ऑप्शन में यह होता है कि कॉल यानी आप तेजी कर रहे हैं तब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, एक सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो कॉल आप तभी लेंगे जब आपका ध्यान तेजी का है। अब कॉल लेने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपको बहुत ही कम पैसा, हो सकता है 1 या 2% का ही कैपिटल लगाना पड़ता है पूरा एक्सपोजर लेने के लिए, राइट। अब वो जो कैपिटल लगाया है आपने 1 या 2%, वो आपका मैक्सिमम नुकसान है जब आप बाय करते हैं ऑप्शन। उससे ज्यादा आप ऑप्शन में नहीं खो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे जब यहां पे आप फ्लैट देखेंगे, एक ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि आपको उससे ज्यादा नुकसान, जितना आपने मूडी लगाया है उससे ज्यादा आपको कॉल ऑप्शन बाय करने में नहीं हो सकता है। और यदि स्टॉक आपके फेवर में चला गया
तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप कॉल ऑप्शन को बेचते हैं, ठीक है, मैं एक एक चीज बीच में हाईलाइट कर रहा हूं, ऑप्शन को बेचना, सेलिंग, राइटिंग अ कॉल ऑप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन डेरिवेटिव्स, एंड ओवर हियर समझ के करना बिकम्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, उसका एग्जांपल ये रहा, क्योंकि जब आप कॉल ऑप्शन बेचते हैं तो आपका मैक्सिमम गेन उतना ही है जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है। जैसे आपने 2% का प्रीमियम रिसीव किया और आपने मंदी की है कॉल ऑप्शन को बेच के, बट यदि स्टॉक आपके फेवर में नहीं रहा, और आप फेवर में नहीं रहा मतलब अचानक से उस स्टॉक का भाव बहुत बढ़ गया, तो आपका लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की, डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। बाय करने में कोई भी ऑप्शन यदि आप बाय करते हैं, आपका मैक्सिमम लॉस है जितना आपने प्रीमियम भरा है उतना, बट यदि आप बेचते हैं कॉल ऑप्शन को या कोई भी ऑप्शन को, तो जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है और आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है। तो ये चीज को बहुत ध्यान में रखिए कि ऑप्शन राइटिंग आपको अच्छे से समझ के करना है। हमारे पास बहुत क्लाइंट्स हैं जो ऑप्शन राइटिंग करके अच्छे से पैसा कमाते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट राइटिंग करते हैं, एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं, बट उसकी समझ क्लियरली उनको है कि कौन से सिचुएशन में उनको करना है, कौन से में नहीं करना है, कितना हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है, तभी वो उसमें आगे बढ़ते हैं। सो ये एक पॉइंट मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपके पास स्कोप ऑफ एरर, जो मैंने आपको पहले बताया था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस विल नॉट बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। सो सिमिलरली पुट ऑप्शन जब हम करते हैं, जब हम मंदी खेलना चाहते हैं, जब हमको बाजार में मंदी लग रही है, तब हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, और उसमें भी आपका मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम से लिमिटेड होता है और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। आपका ध्यान सही गया, स्टॉक जोर से गिर गया, तो आपका प्रॉफिट, जितना स्टॉक गिरा उतना आपका प्रॉफिट होगा, और यदि आपका ध्यान गलत गया और स्टॉक ऊपर चल गया, तो आपका मैक्सिमम लॉस विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम दैट यू एक्चुअली काइंड ऑफ पेड, ठीक है। और अगेन शॉर्ट, जब आप पुट ऑप्शन कर रहे हैं, जब आप पुट ऑप्शन को बेच रहे हैं, तो एक्चुअली आप तेजी खेल रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मंदी हो नहीं सकती, मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप मैक्सिमम कमाएंगे जो प्रीमियम आपने बेचा है, और यदि मार्केट वहां से गिरने लगा तो आपकी लॉस अनलिमिटेड हो सकती है। अगेन ऑप्शन राइटिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल मैं समरी यदि दूं, कॉल ऑप्शन बाइंग मतलब आप तेजी कर रहे हैं, पुट ऑप्शन बाइंग मतलब आप मंदी कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन सेलिंग मतलब आपको स्टॉक में लिमिटेड अपसाइड लग रहा है और आप हल्की मंदी कर रहे हो स्टॉक के अंदर, पुट ऑप्शन सेलिंग मतलब आप उसके अंदर, स्टॉक के अंदर आपको लग रहा है तेजी है, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं स्टॉक, इसके लिए वो प्रीमियम बेच के आप पैसा, वो प्रीमियम का पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अभी डेरिवेटिव्स के अंदर ये बहुत टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे यार आप, काफी आपको पता होगा, काफी हो सकता है कुछ नए कंसेप्ट हो, तो क्विकली वील जस्ट ब्रश थ्रू फ्यू कंसेप्ट्स एंड देन वील मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। सो स्पॉट अंडरलाइंग पहला कंसेप्ट है। तो कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वैल्यू एक स्पॉट या एक अंडरलाइंग से निकलती है। यदि आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स, तो उसकी ऑप्शन की वैल्यू या फ्यूचर्स की वैल्यू रिलायंस से निकलती है। यदि आप निफ्टी फ्यूचर्स कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू निफ्टी से निकलती है। तो कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की खुद से कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू डिसाइड होती है उसके कैश प्राइस से, उसकी इक्विटी प्राइस से, ठीक है। फिर सेकंड आता है बेसिस, प्रीमियम या डिस्काउंट। आपने देखा होगा कि फ्यूचर्स कई बार प्रीमियम पे ट्रेड करता है, कई बार डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, उनके कुछ कारण होते हैं, सेंटिमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, बट जो डिफरेंस होता है फ्यूचर्स प्राइस का स्पॉट प्राइस से, इक्विटी प्राइस से, उसको हम प्रीमियम या डिस्काउंट बोलते हैं। यदि वो स्पॉट प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसको प्रीमियम गिना जाता है, यदि वो उसके नीचे चल रहा होता है स्पॉट प्राइस के, फ्यूचर्स का प्राइस, तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है। देन कम्स एक्सपायरी डेट।
हर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, जिसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। मतलब जैसे कैश में हमको डिलीवरी मिलती है, हमारे डीपी में आता है, डेरिवेटिव्स में एक्सपायरी डेट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सेटल हो जाता है, एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जो नए एंट्रेंट्स है मार्केट में, वो कई बार ऐसा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में यदि मैंने नुकसान किया तो ये मैं पोजीशन अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकता हूं। नहीं, एक्सपायरी डेट के बाद वो पोजीशन आप नहीं होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको पोजीशन बनानी है तो सिमिलर पोजीशन आपको नए एक्सपायरी में नए कॉन्ट्रैक्ट की बनानी पड़ेगी, जिसका भी एक एक्सपायरी डेट फिक्स्ड होगा। ठीक है, देन कम्स ओपन इंटरेस्ट। नाउ ओपन इंटरेस्ट इज, जैसे कैश मार्केट में वॉल्यूम होता है, आप जो वॉल्यूम हम देखते हैं कि भाई इसमें आज 5 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ, 10 लाख का शेयर का वॉल्यूम हुआ, उसी तरीके से डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट होता है। अब ओपन इंटरेस्ट को लेके भी एक सिंपल एग्जांपल हम रन करते हैं। जैसे हर एक तेजी के सौदे के लिए एक मंदी का सौदा खड़ा होता है। आपने आज रिलायंस बाय किया या कोई भी XYZ स्टॉक बाय किया, मैंने XYZ स्टॉक बेचा, तब जाके एक सौदा हुआ और तब जाके एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे एग्जांपल है, एक बायर एक सेलर मेक्स 1 ओपन इंटरेस्ट। अब एक दूसरा बायर आया और दूसरा सेलर आया, तो ओपन इंटरेस्ट आपका 2 हो गया। ठीक है, जो सेकंड बॉक्स आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। अब तीसरा बायर आया और तीसरा सेलर आया, तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 3। तो आप देखेंगे यदि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे आपका ओपन इंटरेस्ट 3 पे बना है, 3 बायर हैं और 3 सेलर हैं। अब यदि पहला वाला बायर डिसाइड करता है कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद करना है, जरूरी नहीं है कि वो उसी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेगा, वो कोई भी सेलर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देगा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो अब आपका घट के ओपन इंटरेस्ट हो गया 2। ठीक है, तो एक बायर एक सेलर मिलके एक ओपन इंटरेस्ट बनाते हैं, और जैसे बायर अपनी पोजीशन क्लोज करता है, सामने एक सेलर अपनी पोजीशन क्लोज करता है, तभी ओपन इंटरेस्ट में घटाव आता है। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और जितना ओपन इंटरेस्ट है, आज कोई स्टॉक में अगर 5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, तो उतने तेजी वाले खड़े हैं, उतने मंदी वाले खड़े हैं। ओपन इंटरेस्ट को देख के क्लियर कट आप डायरेक्शन का आइडिया नहीं ले सकते हैं। उसके लिए आपको और पैरामीटर्स की, सेंटिमेंट की, प्रीमियम की, मार्केट के आउटलुक की जरूरत पड़ती है। ओपन इंटरेस्ट से आपको उसमें एग्रेशन का पता चलता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा पैसा लगा है, ज्यादा लोगों ने पोजीशन बनाई है, तो स्टॉक में मूवमेंट ज्यादा आ सकता है। राइट, देन कम स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे फ्यूचर्स में आप कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप फ्यूचर्स के प्राइस पे लेते हैं। सिमिलरली जब आपको ऑप्शंस में ट्रेड लेना होता है, तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस, एक अंडरलाइंग प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है। जो आज की तारीख में जैसे निफ्टी चल रही है 16,600 या 16,700, अब मुझे लग रहा है कि ये महीने में 16,900 के ऊपर जानी चाहिए बाजार, और 17,000 शायद टच कर सकता है। तो मेरे को एक ये डिसीजन लेना है कि मुझे 16,800 का कॉल बाय करना है, 16,900 का कॉल बाय करना है, या 17 का कॉल बाय करना है। तो ये जो मेरे को डिसाइड करना पड़ता है किस भाव पे मुझे सौदा करना है, जो अगेन एक्सचेंज की तरफ से प्री डिफाइंड होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सिमिलरली यदि मुझे मंदी लग रही है, मुझे लग रहा है बाजार गिरने वाला है और मुझे ट्रेड करना है या मुझे हेज करना है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पुट ऑप्शन कौन सा खरीदूंगा। मैं 16,700 का खरीदूंगा, 16,600 का खरीदूंगा, 16,500 का खरीदूंगा, और साथ में मुझे यह भी डिसाइड करना है कि मैं कौन से एक्सपायरी डेट का खरीदूंगा। मुझे सिर्फ सितंबर महीने के लिए हेज करना है, या मुझे लंबा टाइम दिसंबर तक का हेज करना है। तो ये सब डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 99% आप वीकली ऑप्शन, जो हर थर्सडे की एक्सपायरी होती है, उसका ट्रेड लेंगे, और उसमें एक पर्टिकुलर पास का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके अपना रिस्क डिफाइन करके, टारगेट डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर्स में स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, ऑप्शंस में आपको स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना होता है, और स्ट्राइक प्राइस जितना नजदीक का होता है और आपका ध्यान सही जाए, तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन कम्स रोल ओवर। रोल ओवर एक सिंपल कंसेप्ट है, जहां पे करंट सीरीज में मेरा सौदा मेरे हिसाब से यदि प्ले आउट नहीं हुआ, या हो भी गया तो मुझे अभी भी लग रहा है कि पोजीशन में और मैं पोटेंशियल है और मैं और कमा सकता हूं, तो उसको हम बोलते हैं रोल ओवर। यानी करंट मंथ की पोजीशन आपने बंद कर दी और नई पोजीशन, नए मंथ में पोजीशन आपने सेम बना ली।
तो अभी जैसे अगस्त एक्सपायरी गई अभी, तो अगस्त की पोजीशंस बंद करके जब मैं सितंबर में पोजीशंस क्रिएट करता हूं तो उस कंसेप्ट को हम रोल ओवर बोलते हैं, ठीक है। देन ऑप्शंस के अंदर एक आता है कंसेप्ट मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी यानी आईटीएम, एट द मनी यानी एटीएम, और आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम। तो इसको यदि सिंपल सिंपल भाषा में समझे तो जैसे कॉल ऑप्शन के केस में जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं 16,700 पे यदि मैं चल रहा हूं, तो 16,600, 700, 800 ये हो जाएंगे मेरे एटीएम ऑप्शंस, क्योंकि ये अभी जहां पे मैं ट्रेड कर रहा हूं वहां के ऑप्शंस हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हो जाएंगे 16,800, 16,900, 17,000, 17,100, ठीक है, कॉल ऑप्शन में। और इन द मनी कॉल ऑप्शंस हो जाएंगे 16,500, 16,400, 16,300, जो मेरे भाव से नीचे चल रहे हैं, ठीक है। सो कॉल ऑप्शन में इन द मनी वो होंगे जो अभी के भाव से नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस हैं, एट द मनी वो होंगे जो अभी जहां पे ट्रेड कर रहे हैं उसके आसपास के हैं, और आउट ऑफ द मनी होंगे जो अभी से ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस है वो। पुट ऑप्शंस में ये कंसेप्ट पूरा उल्टा हो जाता है। एटीएम में सेम रहेगा आपका कंसेप्ट, जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो वही ऑप्शंस एट द मनी गिने जाएंगे। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस वो होंगे जो अभी के भाव से नीचे चल रहे हैं। तो 16,500 स्ट्राइक विल बी आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन फॉर मी, जबकि 17,000 का स्ट्राइक प्राइस विल बी इन द मनी पुट ऑप्शन फॉर मी, ठीक है। एटीएम दोनों में सेम होता है कॉल और पुट में, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी दोनों में पलट जाता है, राइट। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं उसको हम मल्टीपल पैरामीटर्स उसमें जाते हैं। जैसे एक ऑप्शन का प्राइस को डिसाइड करने के लिए स्पॉट प्राइस लगता है, स्ट्राइक प्राइस लगता है, टाइम टू एक्सपायरी लगता है, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है वो लगता है, और रिस्क फ्री रेट कितना है ये लगता है। तो आप देखिए 5 पैरामीटर आपके ऑप्शन प्राइस को डिसाइड करते हैं, और कोई भी एक पैरामीटर में यदि आपका चेंज होता है तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मैट्रिक्स पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सिंपल भाषा में ऑप्शन के दो ऑप्शन प्राइस के दो टुकड़े कर सकते हो आप। कोई आप प्रीमियम भरते हो तो आप क्या भर रहे हो, वो प्रीमियम के दो भाग होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, निफ्टी आज चल रही है 16,700, अब 16,800 का कॉल ऑप्शन का भाव चल रहा है 80 रुपए, ठीक है। अब ये हो गया मेरे लिए रिलेटिवली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, क्योंकि ये करंट प्राइस से ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं इसको बोलूंगा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब 100 रुपए का भाव यदि इसमें चल रहा है तो ये प्रीमियम को मुझे दो टुकड़े में काटना है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अब क्योंकि ये करंट भाव से ऊपर चल रहा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी जो डिफाइंड वैल्यू वो है 0। तो जो भी वैल्यू बची है इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी टाइम वैल्यू। अब इसको सिंपल परिभाषा में समझे तो मैं 100 रुपए भरने को तैयार हूं जो प्योर टाइम वैल्यू है, क्योंकि मेरा ध्यान ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक निफ्टी 16,800 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी 16,900, 17,000 की तरफ, तब मेरा ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में होगा। इसके लिए मैं ये 100 रुपए टाइम वैल्यू भरने को तैयार हूं, ठीक है। अब एक हम कॉम्बिनेशन लेते हैं जहां पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों देखेंगे। तो निफ्टी चल रही है 16,700, 16,600 का कॉल ऑप्शन का वैल्यू होगा 150 रुपए, ठीक है। अब आप देखिए जो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस माइनस द करंट प्राइस वो है 100 रुपए। निफ्टी चल रही है 16,700, मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट किया है 16,600 का, तो जो 100 रुपए का डिफरेंस है ये आपका होता है इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज 100 रुपीज, और जो बाकी प्रीमियम का बचा हुआ भाग है 50 रुपए, दैट इज कंसिडर्ड एज द टाइम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो जो स्क्रीन पे आपके सामने एग्जांपल है, स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 56, हमने स्ट्राइक प्राइस इन द मनी सिलेक्ट किया है 50 रुपए का, जिसका प्रीमियम है 8 रुपए। अब इसको मुझे यदि दो भाग में करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक तो 56 माइनस 50 यानी 6 रुपए हो गए, तो 6 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इतना तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन का वैल्यू है बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 56, और 2 रुपए आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये स्टॉक शायद 60 या 70 जाएगा, तो आप ये पोजीशन अभी पकड़ के रखने को कंफर्टेबल है, रेडी, राइट। सो दैट इज द ओवरऑल
वे तरीका जिस हिसाब से ऑप्शंस की प्राइसिंग होती है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, मैं आपको ऑप्शंस का एक ब्रीफ दे चुका हूं, बट मेरा एक आपको सजेशन है, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके ऑप्शंस चेन देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि कॉल ऑप्शंस के साइड में एक व्हाइट होता है, एक एरिया थोड़ा व्हाइट शेडेड है, एक थोड़ा ब्राउन शेडेड है कॉल और पुट में। तो दैट इज अ क्लियर डिमार्केशन कि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है और ये इन द मनी ऑप्शन है। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, राइट? अब डेरिवेटिव्स हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, ये तो बेसिक्स हो गए डेरिवेटिव्स के जो जानने जरूरी हैं डेरिवेटिव्स को ट्रेड करने के पहले। नाउ आप डेरिवेटिव्स कहां कहां यूज कर सकते हैं? आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पे आप इन्वेस्टर हैं, कभी आपको लग रहा है मंदी आने का चांस है, आपको आपका पोर्टफोलियो नहीं बेचना है, 1-1.5%, 2% का प्रीमियम भर के आप आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक्टिव ट्रेडिंग और ऑब्लिक स्पेकुलेशन के लिए आप यूज करते हैं, जो आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन यूजिंग डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, अगेन एज एन इन्वेस्टर। अगर आपको आपकी पोजीशंस, आपको लग रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, क्लासिक एग्जांपल वुड बी से एन आईटीसी, ठीक है, जहां पे काफी इन्वेस्टर्स के पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पड़ा है वो, तो यदि आप उसका 240 का कॉल ऑप्शन बेचते हैं, हो सकता है आपको 0.5% रिटर्न मिल रहा है, बट वो स्टॉक जिस हिसाब से कंसोलिडेट करता है, तो आप यू कैन एटलीस्ट पॉकेट दैट 0.5% प्रीमियम टू मेक मनी आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आपको एडिशनल कैपिटल नहीं डिप्लॉय करना है क्योंकि आपका स्टॉक एज मार्जिन यूज होगा। इसमें भी कुछ रिस्क पैरामीटर्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे, बट ये एक मैंने आपको एग्जांपल बताया है जहां पे आप कॉस्ट रिडक्शन के लिए डेरिवेटिव्स को यूज कर सकते हैं। इसको बेसिकली कॉल राइटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, या कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ एग्रेसिव यू आर गोइंग। एंड देन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हो गई, जहां पे आप तेजी के हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं, मंदी पे करते हैं, या रेंज बाउंड के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर डिप्लॉय करते हैं, राइट? सो दीज आर द वेरियस वेज, जस्ट सम एग्जांपल्स। आप यदि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं तो बुल कॉल स्प्रेड होता है जहां पे आपका तेजी का ध्यान है, बेयर पुट स्प्रेड है जहां पे आपका मंदी का ध्यान है। मैंने लिमिटेड रिस्क के पर्सपेक्टिव से लिखा है कि यहाँ पे आपका रिस्क पैरामीटर है, आपका जो जो आपका कैपिटल पे कितना रिस्क आप ले रहे हैं वो लिमिटेड है, इसके लिए मैंने वहां पे लिमिटेड करके खास मेंशन किया है। तो फॉर स्टार्टर्स इट इज ऑलवेज बेटर टू डू रिस्क लिमिटेड स्ट्रैटेजीज, राइट? देन इन अ रेंज बाउंड, यदि आपको लग रहा है कि बाजार एक रेंज के अंदर ही रहने वाला है, देन यू वुड लैंड अप डूइंग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, जहां पे रिस्क अनलिमिटेड है बिकॉज ये ओपन स्ट्रैटेजीज है। मैं यहाँ पे कॉल और पुट दोनों बेच के काम करता हूं, ठीक है। इसका दूसरा वर्जन है बटरफ्लाई और कॉन्डोर, जहां पे मेरी रिस्क लिमिटेड हो जाती है, पर जहां जहां मेरी रिस्क लिमिटेड होती है वहां मेरा रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में ऑब्वियसली आप ज्यादा कमा सकते हैं क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। कॉन्डोर और बटरफ्लाई में आप कम कमाएंगे क्योंकि आप रिस्क भी लिमिटेड ले रहे हैं, राइट? तो ये एक प्रोपोर्शनेट चलता ही है जहां पे रिस्क एंड रिटर्न ऑब्वियसली वॉक हैंड इन हैंड। और दूसरा मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, कवर्ड कॉल, कॉल राइटिंग स्ट्रैटेजी, जहां पे आपका अगर आप आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के सामने पोजीशन बना रहे हैं तो आपका रिस्क लिमिटेड है, पर यदि आप सिर्फ कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं विदाउट होल्डिंग द स्टॉक, देन योर रिस्क बिकम्स अनलिमिटेड। तो option writing against a portfolio still has limited risk because you are holding the underlying, वो स्टॉक आपके पास है। यदि आप सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम खाने के लिए बेच रहे हैं ऑप्शन, जहां पे आपके पास, आप ट्रेडर हैं, आपके पास अंडरलाइंग नहीं है, तो आपका रिस्क अनलिमिटेड होगा, ठीक है। सो अगेन मैंने हाईलाइट किया है, ऑप्शन राइटिंग नीड्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ ऑप्शंस, या। सो मूविंग अहेड, सिंपल एग्जांपल, जैसे हमने आपको बताया कि हम कवर्ड कॉल एक बुलिश है, आई एम सॉरी यहाँ पे स्टॉक का नाम मैंने भूल से गलत लिख दिया है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऊपर एलएनटी लिखना था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। जैसे हमको एलएनटी 1600 पे लग रहा था कि अच्छा है, तो हमने एलएनटी पे कवर्ड कॉल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जहां पे हमने फ्यूचर बाय किया और 1660 का कॉल ऑप्शन 20 रुपए में बेच दिया। ये हमने 3-4 दिन पहले स्ट्रैटेजी की थी। इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, कितना लॉट साइज है, मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, ये सब डिफाइंड है। हमने ये क्यों इनिशिएट किया? क्योंकि हमको लग रहा था, एक तो ये वैल्यू जोन में था स्टॉक, जो मैंने आपको 3 जोन बताए थे थोड़ी देर पहले, और हमारा ध्यान मार्केट पे तेजी का था, स्टॉक अच्छा लग रहा था, हमको लगा एज अ ट्रेड भी हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट तो हमने इनिशिएट किया ही था, बट एज अ ट्रेड भी हमको यदि इसमें फायदा लेना हो तो हम क्या करें, तो हमने कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बनाई थी एलएनटी में।
और कल स्टॉक एक्चुअली काफी ऊपर आ गया था, तो ये स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉफिटेबल हो गई थी। अभी हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल दिया है जहां पे अनलिमिटेड रिस्क है, जहां पे एक्सपायरी कल के दिन में हमने कॉल और पुट दोनों बेचा। हमने एक रिस्क लिया कि भाई मार्केट हमको लग रहा है रेंज बाउंड रह सकता है, तो ये रेंज के अंदर हम पैसा कैसा कमाए, इसके लिए हमने कॉल बेचा और पुट बेचा। ये हो सकता है स्ट्रैटेजी हमको कल नुकसान में काटनी पड़े, बिकॉज मार्केट फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे क्लियर कट मेरा रिस्क मैनेजमेंट रखना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये स्ट्रैटेजी को कब काटूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन करके रखा है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस के बाद मुझे सोचना नहीं है कि ट्रेड में रखूं कि नहीं रखूं। अगर मैंने ये ट्रेड लिया है और मैंने मेरे डिसिप्लिन के हिसाब से लिया है, क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से डिफाइन करके लिया है, तो इसका रिस्क मैनेजमेंट मुझे उस हिसाब से रखना पड़ेगा। इसको अगेन मेंशन करने का खास कारण यही है कि डेरिवेटिव्स में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इवन एज एडवाइजर्स, as brokers, we also have to ensure that it is communicated very categorically, and it is our intention is to make it the understanding so clear कि client भी उस discipline को adopt करे, ठीक है। मैंने आपसे मार्जिन की बात करी थी कि डेरिवेटिव्स में मार्जिन ट्रेडिंग होती है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज में कितने मार्जिन लगते हैं। जैसे निफ्टी फ्यूचर्स यदि आप करते हैं, ये सब निफ्टी को लेके है, क्योंकि आज की तारीख में 80-90% वॉल्यूम निफ्टी में ही होता है। तो निफ्टी में आपका फ्यूचर्स के अंदर 13% का मार्जिन है, स्ट्रैटेजीज में सिर्फ 2-3% का मार्जिन है। निफ्टी ऑप्शंस यदि आप करेंगे, सिर्फ प्रीमियम बाय करते हैं, तो 1-2% में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली क्या इनिशिएट किए थे ट्रेड्स, जस्ट एन एग्जांपल, यू नो, टू गिव यू अ फील कि व्हाट ऑल डू वी डू एट कोटक। हमने एसबीआई बाय किया था, जो अगेन मैंने आपको एग्जांपल बताया। हमने हिंडाल्को बाय किया था 320 पे, आई थिंक स्टॉप लॉस उसमें हमने 290 या ऐसा कुछ रखा था। ये मेरी पोजीशंस है, और मैंने आपको बताया शुरुआत की में कि मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं, इसके लिए मेरे स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा थोड़े बड़े रहते हैं। मेरे टीम में और बंदे हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनका स्टॉप लॉस छोटा रहता है, उनका टारगेट छोटा रहता है, ठीक है। मैंने आपको मेरे एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा बताए हैं। फिर हमने ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी के सेक्शन में हमने निफ्टी का एक पुट कैलेंडर स्प्रेड किया था, जहां पे हमारा ध्यान था कि तेजी है, लिमिटेड रिस्क लेके हमको प्रीमियम खाना है। तो हमने करंट वीक का ऑप्शन बाय करके नेक्स्ट वीक का ऑप्शन बेचा था। क्यों किया था हमने? क्योंकि हमको बड़ा प्रीमियम खाना था, तो इसके लिए हमने आगे वाला ऑप्शन बेचा था जिसका प्रीमियम महंगा चल रहा था। हमने पुट ऑप्शन इंट्राडे बेसिस पे, ये इंट्राडे ट्रेड हमने बेचा था कि भाई मार्केट हमको क्योंकि तेजी लग रहा है। अगेन सी इफ यू सी, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड अराउंड व्हाट इज आवर व्यू ऑन द मार्केट, हमारा मार्केट पे आउटलुक क्या है, ठीक है। तो हमने पुट ऑप्शन बेचा था क्योंकि हमको लग रहा था कि भाई स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो हम पुट का प्रीमियम खा लेंगे। और स्टॉक्स के अंदर हमने पुट बेचे थे ये सोच के कि भाई हमने उतने ही पुट बेचे थे जितने हमको, यदि हमको डिलीवरी लेनी पड़े तो हम डिलीवरी ले लेंगे। तो ये अगेन ये थोड़ा एक डिस्कशन चाहिए, इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट ये स्ट्रैटेजी में हम एक्टिवली करते हैं। और स्ट्रैंगल मैंने आपको जैसे बताया, इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने इनिशिएट किया है। आज की तारीख में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद पोजीशन हमको काटनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे कुछ रीसेंट ट्रेड्स हैं। नाउ मूविंग ऑन, आप कब बाय करते हैं, कब आप आपका ट्रेड इनिशिएट करते हैं, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज आप क्या बाय कर रहे हैं। तो अगेन जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस टू द वैल्यू, मोमेंटम एंड रिस्की जोन इन द मार्केट, हर एक स्टेज में आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका 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 पोजीशन साइजिंग, आपका एलोकेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। सो माय सजेशन इज कि एज अ ट्रेडर, if you have recognized that you are a trader, then you have to start working on your risk management practices. There is no formula for success over here. Every trader has its own flavor, has its own personality. Obviously, with our experience, we have decided and defined upon certain rules and we follow those. जैसे positional trades में जो हम 1-2 महीने के लिए या 20 दिन के लिए ट्रेड पकड़ते हैं, उसमें we don't go beyond 10% risk. 5 दिन के ट्रेड के लिए we don't go beyond 4% risk. इंट्राडे ट्रेड के लिए we don't go beyond 1.5% or a maximum 2% risk. You know, that is how we plan our risk management and deploy those principles, right? So, और किस स्टेज पे स्टॉक किस मोमेंटम में है, कहां पे आप बाय कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन होगा, एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट रिस्क मैनेजमेंट,
right? Now comes the outlook part. I hope all of you are enjoying the presentation, and we have the question and answer session for sure towards the end. But since this is a one-way communication, and I'm sharing my experiences. I just wanted to check upon. I hope you're enjoying the presentation before we move ahead to the next segment of the overall webinar. Yeah. So now comes the outlook. Now, again, outlook is extremely important. If you see, I've just shown a picture on the screen पे on the right hand side, जहाँ पे मार्केट्स के सीजन चेंज होते हैं, राइट? और मेरा ये मानना है सीजन तो चेंज होंगे ही होंगे. द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज सीजन के चेंज होने के साथ साथ क्या हम हमारी स्ट्रैटेजी भी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, हम हमारा एग्रेशन बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, क्योंकि दैट इज अगेन समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन रेफरिंग बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्री स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू में आपका एग्रेशन अलग होगा, मोमेंटम में आपका एग्रेशन अलग होगा, और हाई रिस्क और फ्रॉथ में आपका एग्रेशन अलग होगा. सिमिलरली मार्केट में आउटलुक के हिसाब से आपको एग्रेशन को मॉडरेट करना भी आना चाहिए. अगर आप तेजी का ध्यान है, फुल एग्रेसिव रहिए. अपन किस स्टेज पे आप एग्रेसिव हो रहे हैं, कब से आपका तेजी का ध्यान है, कहां तक आपका तेजी का ध्यान है, उसके बेसिस पे आपको नक्की करना पड़ेगा कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट? सो अगेन एग्रेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स जो हमने अभी बात करी, उनका भी डायरेक्ट इंटरलिंक है आउटलुक के साथ, राइट? मुझे 16,000 से निफ्टी लग रही है कि जानी चाहिए सपोजिंग 18,500, बट यदि मैं 16,000 वाला ही एग्रेशन 17,500 पे करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपने बुक्स पे रिस्क ज्यादा डाल रहा हूं, राइट? तो उस हिसाब से मैं एक एग्रेशन के मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं. नाउ व्हाट इज आवर आउटलुक? ब्रॉडली हमारा ध्यान मार्केट पे बहुत अच्छा है अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ द रैली. आप यदि 8,000 से देखें तो हाँ, निफ्टी डबल हो गई है, पर यदि आप 12,000 से देखें, जो एक रियलिस्टिक तरीका है मार्केट को देखने का, तो आपने एक 30% की रैली देखी है, क्योंकि ज्यादातर 2018 और 19 में मार्केट 11, 11,500, 12,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था. ये तो एक करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ एन अनवारंटेड अनएंटिसिपेटेड रीजन, एंड दोबारा मार्केट वापस तेजी में आ गया. तो 30% चला है, बट हाँ, हमारा ध्यान अभी भी यहाँ से मार्केट में तेजी का है, और हमको लग रहा है कि इंडेक्स अगर जो हम रिस्क, जो पैरामीटर्स हम फॉलो कर रहे हैं, ग्रोथ और लिक्विडिटी, तो 18,500 19,000 का टारगेट है अगले 6 से 12 महीने के अंदर. सिर्फ यदि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत खराब आते हैं तो हमको लग रहा है कि हमारा स्टैंस चेंज होगा. अभी तक के लिए तो बहुत अच्छे आए हैं, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छे आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, ठीक है? एंड अभी के लिए, बिकॉज यदि आप देखेंगे तो ओवरऑल लास्ट मई जून तक मिड कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. सो नॉट टू से दैट परफॉर्मेंस कैन नॉट हैपन, बट हमारा ओपिनियन ये है कि रिस्क रिवॉर्ड वाइज अभी फ्रंट लाइन में वैल्यू हमको ज्यादा दिख रही है. देयर कुड बी सिलेक्ट फ्रंट लाइन मिड कैप स्टॉक्स व्हिच विल डू रियली वेल, but the overall focus area in our opinion can be more towards the frontline space at this point of time. शॉर्ट टर्म में हमारा आउटलुक क्या है? शॉर्ट टर्म में भी अगस्त का महीना तेजी का था, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि सितंबर भी शुरुआत में तेजी का रहेगा. अभी तक हमको कोई गिव अप के या कोई इंडिकेटर्स नहीं मिले हैं, बट क्या फ्रेश तेजी सितंबर में ही आएगी वो हम फिलहाल नहीं गेज कर पाए हैं, क्योंकि वो मार्केट के पैरामीटर्स जो मैच्योर होने चाहिए, डेरिवेटिव्स का डेटा, वो जैसे मैच्योर होगा उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे. फिलहाल के लिए पॉजिटिव बायस, और ऊपर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शायद पॉसिबिलिटी है, बट वो प्रॉफिट बुकिंग प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है, ना कि हमारे ध्यान को पलटने के पर्सपेक्टिव से है. ओवरऑल अभी भी हम काफी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने के लिए कंफर्टेबल हैं, और हमारा ध्यान यही है कि जो बड़ा तेजी का हमारा आउटलुक बना हुआ है उसके ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को करेक्शंस को बाइंग के लिए यूज करना चाहिए, और इन्वेस्टर्स शायद हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखें, बट ओवरऑल कोई घबराने की बात अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रही है, राइट? ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टॉप पिक्स हैं, जिनमें हमारा तेजी का ध्यान है फंडामेंटली, और हमको लग रहा है कि भाई इनमें एज एन इन्वेस्टर आप बने रह सकते हैं, एज अ ट्रेडर ऑल्सो. अगर आप यदि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में ट्रेड करें तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अवेलेबल टू यू एज अ क्लाइंट ऑफ कोटक सिक्योरिटीज. तो दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट, उसका स्नैपशॉट ही हमने इसमें इंक्लूड किया है.
अब हम क्या करते हैं कि वो वाले जो फंडामेंटली पॉजिटिव स्टॉक्स हैं उनमें हम हमारा डेरिवेटिव एनालिसिस लगाते हैं, हमारा वैल्यू जोन निकालते हैं और फिर हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक्स पे हमारा तेजी का ध्यान है, जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं और टेक्निकली हमारे हिसाब से वैल्यू जोन में चल रहे हैं। मेटल्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो स्पेस में ये कुछ स्टॉक्स हैं। इनके अलावा भी और स्टॉक्स हो सकते हैं, बट दीज आर द स्टॉक्स करेंटली दैट वी आर कंफर्टेबल विद initiating trading positions, and we would have initiated or we might initiate investment and trading positions going ahead. Yeah. And so this is the blended outlook. When I say blended, मेरा कहने का मतलब है डेरिवेटिव, फंडामेंटल, टेक्निकल सब मिक्स करके हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रेडर की, मार्केट पार्टिसिपेंट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और वो पर्सनालिटी के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और मैंने आपको दूसरा ये भी बताया कि मैं पर्सनली एक पोजिशनल आउटलुक मीडियम टर्म ट्रेडर हूं। उसी हिसाब से मेरे टीम में प्रशांत लालू है जो इंट्राडे करते हैं, एग्रेसिव है काफी इंट्राडे में। अब यदि मुझे बोले कि इंट्रा ट्रेड निकालो, हो सकता है मैं कर दूं, पर मैं उनके जितना अच्छा शायद ना कर पाऊं। राइट? क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इंट्राडे ट्रेडिंग की है। उसी हिसाब से यदि मैं उनको बोल दूं कि निफ्टी आपको 6 महीने में क्या लग रहा है, हो सकता है वो मुझे जवाब दे दे, पर वो उतने कॉन्फिडेंस से नहीं देंगे जितना वो इंट्राडे कॉन्फिडेंस से मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग कराएंगे। सिमिलरली प्रसन्नजीत विश्वास है जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, 5 दिन का 10 दिन के ट्रेड्स निकालते हैं, जहां पे वो प्योर मोमेंटम, मार्केट सेटअप, चार्ट्स, वॉल्यूम डेटा को देख के अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। सो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, नो योरसेल्फ। Even as analysts, I know myself. My team knows what they are good with, and उसी हिसाब से हम हमारे स्ट्रेंथ्स पे काम करके आगे बढ़ के हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देते हैं। तो सिमिलरली यदि आप भी ये जान लें कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आप एग्रेसिव डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, परफेक्ट। आप डेरिवेटिव समझ चुके हैं, परफेक्ट। You're ready to do derivatives with Kotak Securities. We have a wide range of products with different brokerages and all. Which we'll not be talking about honestly, but we cater to the clients across all segments, and we have an excellent research team to help you in your various requirements. So now this brings us to the end of the presentation. Now we'll be taking few questions that you would have posted. If you've not posted your questions till now and still have some questions, I'd request you to type it in the window that is on your screen, and I'll be more than happy to take questions regarding the concepts of trading and जो हमने आज presentation किया है। I am extremely sorry, we will have to skip stock specific questions because that will not be doing justice to all the participants, right? Now, picking up certain questions, options trading में किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? So, options trading में जैसे मैंने आपको एक मेरा स्लाइड बताया था शुरुआत में, जो एक मेथड मैं फॉलो करता हूँ, कोई भी ट्रेडिंग के लिए आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं, which is the process that I follow, right? ये ध्यान रख सकते हैं। टाइम फ्रेम वेरी कर सकता है, मैं इसको पोजिशनली देखता हूँ, आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखिए। साथ में ऑप्शंस में आपको और चीजों का ध्यान रखना है, जहां पे आपको ये देखना है कि एक्सपायरी कितनी दूर है। जितना एक्सपायरी नजदीक होगा उतना आपका स्ट्राइक प्राइस, जितना नजदीक लेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा रहेंगे। प्लस कोई भी ऑप्शन यदि आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, आपका एग्जिट आपको डिफाइन करना है, आपका रिस्क आपको डिफाइन करना है ट्रेड में जाने के पहले। ट्रेड में जाने के बाद आप रिस्क का मत सोचिए, ऑप्शंस के केस में वो खास करके बहुत गलत हो जाएगा। सो स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, किस सेक्टर में, किस स्टॉक में, निफ्टी में आपको तेजी मंदी करनी है वो आपको डिसाइड करना है, एंड एक्सपायरी आपको देखनी है। और एक सजेशन सिर्फ इतना है कि आप आपकी पोजीशन साइज को फिक्स कीजिए। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर बन रहे हैं ऑप्शंस के अंदर, आप डिसाइड कर लीजिए शुरुआत में 1 महीने के लिए मैं 250 क्वांटिटी करूंगा, 500 क्वांटिटी करूंगा या 1000 क्वांटिटी करूंगा, पर आपकी क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल दैट यू आर डिप्लॉइंग टुवर्ड्स इट। आप ये मत कीजिए कि एक दिन आपने 500 करी, फिर आपने प्रॉफिट कमाया इसलिए अगले दिन आपने 1000 कर ली, फिर नुकसान किया इसलिए आपने 200 कर ली। उससे आपको स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का आइडिया नहीं आएगा।
ऑलवेज ट्रेड इन इक्वल क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं, तभी आप गेज कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. Percentage of stop loss, again it depends on the kind of trade that you're taking. As I mentioned, in my experience and in my team's experience, intraday maximum 2, a 5-day or a 10-day trade maximum 4%. Anything beyond 15-20 days going up to maybe a month or more than that can be as high as 10% as well, depending on your comfort. But this is what we kind of follow. How to identify the current time in the stock, sir? I think that is the entire puzzle that all of us want to solve. That कौन से stock में trade करना चाहिए, इसका again there are multiple models, multiple parameters that we follow. जैसे we have developed our own in-house tools of the market health, of the value zone, of fundamental को भी हम इसमें consider करते हैं, to define कि कौन से stock को हमको भी favorable करना चाहिए, कौन सा stock चल सकता है. So इसका कोई clear cut जवाब नहीं है. It comes with experience and with help of the research team of a brokerage house like Kotak Securities. How to get live help while trading. So sir, again, when would you need help while you are live in terms of trading? Point number one, in live trading you need recommendations, which Kotak Securities is giving you. Two, if you get stuck up in a position, then if you're looking for help, then that is not the right approach. Before committing your money in any trade, the whole firefighting, the homework has to be done before. It's like simple, जब आप घर खरीदते हैं तो आप कैसे हर एक पैरामीटर चेक करते हैं कि भाई इसमें गार्डन है कि नहीं है, मेंटेनेंस कितना आएगा, लोग किस टाइप के आ रहे हैं, इन्वेस्टर हैं कि रहने वाले हैं, मार्केट से कितना दूर है. उसी हिसाब से मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पहले डिफाइन कीजिए. लाइव हेल्प जरूरत पड़ सकती है, बट बहुत ज्यादा यदि लाइव हेल्प की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमको हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल को डिफाइन करके रखने की क्लियर जरूरत है. देन हाउ टू चूज विच स्ट्राइक इज बेटर, वो मैंने आई थिंक थोड़ी देर पहले आंसर किया. जितना आपका ध्यान एग्रेसिव है, जितना आपका एक्सपायरी नजदीक आ रहा है, उतना आप नजदीक का स्ट्राइक लेंगे तो आपको बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आप दूर का स्ट्राइक लेंगे, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, तो उसमें आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफी डिक्रीज हो जाते हैं. सो ये एक बेसिक पैरामीटर होता है डिसाइड करने के लिए. प्लस आपका ध्यान क्या है, कितना एग्रेसिव है, दैट अगेन इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस. सो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. हाउ कैन आई परचेज निफ्टी 50 बैंक निफ्टी? आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस क्वेश्चन बेसिकली मींस. अगर आप यह कैश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी बीज अवेलेबल है, बैंक निफ्टी बीज अवेलेबल है, विच इज द लिस्टेड ETF of these indices. यदि आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कर सकते हैं, और आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं. How much money should be invested? Sir, again, as I mentioned, money is just one aspect. Traders can start with a capital of as low as 10,000 going up to crores. So there's no limit to it. But हाँ, यदि आपको derivatives करना है तो there is a certain regulatory requirement of the capital or the bank balance that you have to show to activate the position. But I would say there is no clear cut answer to that. ऑप्शंस में, क्योंकि यदि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है निफ्टी का, सपोजिंग 100 रुपए का भाव चल रहा है और उसका लॉट साइज 50 है, तो 5,000 रुपए से भी आप निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वो ट्रेड कंसिस्टेंटली करना है. तो 5,000 से सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे तो मे बी यू कैन ओनली ट्रेड वंस, ट्वाइस, थ्राइस. बट यदि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे करना है तो एक प्रोपोर्शनेटली रीजनेबल कैपिटल आपके पास होगा, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे और कंटिन्यूअस बेसिस पे इस काम को कर पाएंगे. Is it the right time to invest in derivatives? It is always. There is no wrong time. It is always the right time. It is just that आप कौन सी strategy select कर रहे हैं, आप क्या trade ले रहे हैं, किस हिसाब से आपका risk define कर रहे हैं, that defines your the correctness of doing a particular trade. And वो आपकी personality को suit करना चाहिए. मेरे हिसाब से derivatives is an additional true tool for trading. ठीक है. सो आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कीजिए. आप पहले अच्छे ट्रेडर बनिए, फिर आप डेरिवेटिव्स में कंफर्टेबल रहेंगे. आप इन्वेस्टर हैं तो आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए.
So my approach is any time is good for derivatives. Even now is a good time to do derivatives, provided the understanding is clear. So that would be my honest and clear answer to you uh, with respect to derivatives. So if I am a beginner and learning about the market, can I practice the market with very low risk? Yes. If you are a beginner and the initial approach that I showed you, my suggested path would be that you follow this particular approach. Fit in, start with equities, then get into maybe leveraged equity, futures, then options, and then aggressive trading. Yeah. So this is something that I would suggest if you are a newbie to the market. Always start with investments, and then you can gradually shift on to trading derivatives and options. Yeah. You can start options also, but in that case, the understanding has to be very, very clear. Right. Sir, what is less risk, index option or stock futures? Sir, I think the comfort defines the risk. In every category, there is an equal amount of risk. You can make big money in futures, in index or in stocks as well. बट हाँ, ये देखा गया है कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज जब आती है तो कई बार वो स्टॉक को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, जबकि इंडेक्स में हमेशा वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है. सो ओवरऑल the index always has relatively lower volatility as compared to stocks, but there are very few occasions जहां index में भी बहुत volatility आ जाती है. But relatively, yes, index is a comfortable space to start with because the volatility over there is rather relatively on the lower side. Then moving on to the next question. When to exit from options buying? This is again a very, very classic case of not defining your risk before entering into a trade. My experience is buying, अगर आप कोई option कर रहे हैं, आपका favor नहीं गया position, maximum you should lose 50% of the premium. उससे ज्यादा यदि आप wait करेंगे तो then there is a high chance you will lose your entire capital, right? So option buying maximum, I'm not saying 50% is the best stop loss, but in your trade setup maximum 50% तक आप वेट कर सकते हैं. उससे ज्यादा वेट करना मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में विल नॉट बी अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज. सो ऑप्शंस बाइंग के अंदर द मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क इन आवर एक्सपीरियंस शुड बी अ 50%. अगेन देयर इज नो ग्राउंड रूल. एट टाइम्स वी आल्सो चेंज to 25% but we do not usually go beyond 50% overall. Then okay, this is another uncomfortable question, but I'll still like to take it. Why do your recommendations go wrong? Example, ICICI Lombard, we'd suggested to sell. Yes, sir, we would have surely suggested ICICI recommendation to sell, but one has to see that was maybe an intraday or maybe a 4 to 5 day recommendation on which the market was a bit jittery. We defined the risk and then we gave a sell recommendation, right? So going short on a stock on which I have a fundamentally positive outlook can possibly happen because the outlook of that trade, the time frame of that trade is very different from my short term, from my investment overall position, right? And as I say, for any good trader, maximum, a good ratio is 6 to 10, 7 to 10 out of trades. No one can get a 10 on 10, right? But if you're getting a 6 on 10 on 10 on 10, then you're doing good enough. Another point that I want to raise as an advisor is, यदि आप हम आपको 5 रिकमेंडेशन देते हैं सपोजिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, जहां पे आपको 5 दिन के लिए पोजीशन बना दी है, अब उसमें से यदि आप सिर्फ 3 ट्रेड करते हैं, राइट, देन व्हाट हैपेंस इज I am working on a probability, you are further working on a probability, so the chances of being in favorable go down, right? And that is why the principles of capital deployment, position size कितनी करनी है, कि हर एक ट्रेड को इक्वल अमाउंट में फॉलो करना है, वो सब बहुत कंसेप्ट्स जरूरी हो जाते हैं. ये नहीं कि एक ट्रेड में 80% मूडी लगा दी, दूसरे में सिर्फ 10% लगाई, तीसरे को स्किप कर दिया, देन दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सो अ सिस्टमैटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड. वी ट्राई एंड promote that, and it is, I think, a part of it is your part also, wherein you also ensure that you do a systematic approach towards trading. What is your outlook for Monday? Sir, SGX Nifty is showing positive.
I usually don't tend to get into such short-term predictions, but yeah, the sentiment, the overall outlook at this point of time is positive. So we're expecting the positive momentum to continue. For intraday, what are the various parameters that you look at? Again, no ground rule. Every trader has their own way of looking at it. But if I were to do intraday trading, I look at a combination of MACD and RSI. For very aggressive trades, I look at 3 minutes. And for other intraday trades, which I'm ready to carry towards for the whole day, I would look at a 30-minute or a 60-minute chart and then take my trading decision. One gentleman has mentioned that the session is nice. Thank you so much. We will try and have such more sessions as well. Are technicals good? Yes, sir. Technicals are good. Every instrument is good. Every analytical tool is good as long as we are using it in the right spirit. I'll give you one experience of mine. Any trading model, कोई भी ट्रेडिंग मॉडल यदि आप फॉलो करते हैं ना, उसमें देयर आर बैड डेज. ठीक है, आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग मॉडल करके यदि इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको मिलेगा कि उसमें हमेशा ड्रॉडाउन होता है. कोई भी ट्रेडिंग मॉडल में बैड डेज होते हैं. तो यदि आपने कोई ट्रेडिंग मॉडल अडॉप्ट किया है और उसमें आपको सक्सेस भी मिली है और अभी फेलियर मिल रहा है थोड़ा, डजंट मीन दैट वो आपका मॉडल खराब हो गया है. मीन्स दैट दैट ट्रेडिंग मॉडल इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज. एंड टू टेस्ट दैट सक्सेस, वो अच्छे साइड को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक खराब फेज से गुजरना ही पड़ेगा. इवन एज एन एनालिस्ट, every day is not good for me. Even I have pockets of bad days. मेरा ध्यान गलत होता है, but that is a part of the package. As long as I know that the trading model that I'm following is good and I don't need to make any major changes, which I keep reviewing, मैं उस मॉडल को कंटिन्यूस बेसिस पे अडॉप्ट कर सकता हूँ. सो सर, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग के, वो यदि आप अडॉप्ट करेंगे तो आप कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन में नहीं रहेंगे. इक्वल क्वांटिटी, एक्सपोजर वैल्यू, कैपिटल डिमार्केशन, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग, ट्रेडिंग के लिए अलग, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमको सस्टेनेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करते हैं. Is there any dedicated course for the stock market? Sir, I think हम जो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे सेशंस कर रहे हैं, यदि आप ये भी करें, और मार्केट में कोर्सेज काफी होते हैं. अगेन, कोर्स अच्छे से सिलेक्ट करके उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करना टू द लास्ट वर्ड. यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, रिस्क मैनेजमेंट जहां पे आता है और थोड़ा नुकसान होता है, वहां पे हम पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को गलत बोलना चालू कर देते हैं. आई थिंक दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. आई थिंक ओवरऑल कोई भी ट्रेडिंग मॉडल में खराब दिन, बैड डेज आने ही वाले हैं, और उसको भी आपको उतने ही रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तभी आप जाके एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सही तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे और उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे. So there are multiple courses, but again, in those courses, whatever you land up learning and implementing, you have to stick to it, and you have to be prepared for the bad days. And you will be prepared only for the bad days when you follow the basic principles of trading जो मैंने आपके साथ शेयर किए, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, तभी आप उस पे कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर पाएंगे. राइट? सो आई थिंक आई हैव टेकन इनफ टाइम ऑफ योर्स, and I enjoyed trading, presenting this to you. I hope one day when the entire COVID situation is fine, we actually get an opportunity to meet face to face in a session and interact more, because even I am a learner today as you are. It is just that I have a bit more experience and work in a rather closed environment, but yes, that these are the basic principles that we follow. And thank you so much for attending this session, and we look forward to presenting and having such more sessions with you going ahead as well. Arpit, would you like to give the closing remarks, please? Thank you everybody for participating. Thank you, Sahaj, for your views. It was very much insightful. So thank you everybody. Have a great weekend. Thank you.